Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve next 10 questions for ICSE class 10 mathematics from competency focused practice questions given by Council for this year 2024-25. In question number 71, a famous sweet shop, Madan Lal Sweets, sells tinned rasgullas. Tin container is cylindrical in shape with diameter 14 centimeter and height 16 centimeter, and it can hold 20 spherical rasgullas of diameter 6 centimeter के rasgullas हैं and sweetened liquid such that the can is filled and then sealed, उसको बंद किया गया है. Find out how much sweetened liquid the can contain. तो क्या निकालना है हमने इसके अंदर कि कितना स्वीटेंड लिक्विड इसके अंदर है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इससे पहले कुछ मीठा हो जाए. ये हमने एक टिन कैन लिया. टिन कैन, वैसे तो इसमें क्वेश्चन में रसगुल्ला है बट हमारे पास गुलाब जामुन का टिन कैन था, हम उसी का यूज कर लेते हैं. तो ये टिन कैन सिलेंड्रिकल हो गया शेप में. अब इसमें से हमने रसगुल्ला जो कि उन्होंने दिया कि 20 है, वैसे ये गुलाब जामुन है, मुझे पता है, ये मत लिखना कि आपको पता नहीं है. तो ये रसगुल्ला हमने बाहर निकाल लिया. ये रसगुल्ला बाहर निकला, इसकी चाशनी नहीं निकाली हमने, 20 के 20 बाहर निकाले. तो कितना अंदर स्वीट एंड लिक्विड रह गया, यानी कि हमने उसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है. तो इसको निकाल के हमने सेपरेट कर दिए सारी चीजें. तो जितना अंदर स्वीट एंड लिक्विड मीन्स हमें ये लिक्विड का वो वॉल्यूम बताना है कितना है. तो लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, यानी कि सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम में से हम स्फीयर की वॉल्यूम और उसको मल्टीप्लाई बाय 20 करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो अब यहाँ पर आपके पास दिया गया क्या है, मतलब डायमेंशंस क्या दी हैं. ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर रसगुल्लाज हैं. तो अब सिलेंडर के आपको दिया कितना है, 16 सेंटीमीटर की हाइट गिवन है. तो हाइट हो जाएगी और रेडियस आपके पास नहीं है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस आप 7 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर ही सकते हैं. तो हमने निकालना क्या, मैंने अभी आपको समझाया, वॉल्यूम ऑफ स्वीटेंड लिक्विड. तो वो वॉल्यूम जो स्वीटेंड लिक्विड की है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन कैन जो है उसमें से 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ रसगुल्लाज. एक रसगुल्ला की हम निकालेंगे, एक रसगुल्ला, और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब टिन कैन की यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाती है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 20 इंटू स्फीयर की कितनी हो जाएगी, जो रसगुल्ला है वो तो गोल ही होगा. तो स्फीयर का केस में क्या हो जाती है आपके पास वॉल्यूम 4/3 पाई, लेकिन रेडियस अलग है तो आर क्यूब हम कैपिटल आर से शो कर लेते हैं. यहाँ पर इसमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब वैल्यूज भरने का टाइम आ गया तो पाई पाई दोनों में कॉमन है. हमें दिया गया क्वेश्चन में कि 3.14 लेना, तो हम ले ही लेते हैं. 3.14 हो गया. आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 7 इंटू 7 है. एच हाइट आपको 16 दी हुई है, माइनस यहाँ पर 20 इंटू 4/3 अगेन 3.14 इंटू आर क्यूब. अब आर इसके केस में कितना है, इसका हमें डायमीटर 6 दिया है तो रेडियस कितना हो गया 3. तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके पास इतना आ जाएगा. तो अब आपने इसको कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट का आ रहा है 2461.76 माइनस उसको करेंगे तो आपके पास आ रहा है 2260.8. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 200.96 सेंटीमीटर क्यूब. क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना भूलेंगे नहीं. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्वीटेंड लिक्विड इन द टिन कैन. In 72, the ratio of the radius and height of the solid metallic right circular cylinder is 7:27. रेशियो दिया गया है रेडियस और हाइट का. रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर हैं, रेशियो इज गिवन है 7 and 27. तो हम अगर साथ में लेना चाहते हैं तो हम xx ले लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजीली शो कर पाएंगे. दिस इज मेल्टेड एंड मेड इनटू ए कोन ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर. तो अब हमने कोन लिया, कोन का डायमीटर 14 है, मींस रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, एंड स्लांट हाइट इज गिवन एज 25. तो स्लांट हाइट हमारे पास ये हाइट है, मींस हमें ये वाली डायरेक्ट हाइट नहीं दी, जबकि वॉल्यूम के लिए हमें कोन में ये चाहिए रहती है. तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. इस h को कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. तो h स्क्वायर इज 625 माइनस 49. इट मीन्स यहाँ पर h स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा, यानी h का आंसर ही आ गया आपके पास 24. वैसे भी पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पता ही है, आपने लिखना है तो 576 लिख सकते हो, 24 आ जाएगा. तो हाइट आपके पास आ गई 24. ये कोन की आई है. और फाइंड द हाइट ऑफ कोन, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ कोन ही हमने निकालनी ही है, तो आपको पूरे स्टेप शो करने पड़ेंगे. तो 24 सेंटीमीटर ए पार्ट आपके पास आ गया. नाउ
फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की हाइट कब निकलेगी, क्योंकि हम वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। अब सिलेंडर की वॉल्यूम और इस कोन की वॉल्यूम तो सेम है, क्योंकि हमने जब भी मेल्ट किया, किसी भी चीज को मेल्ट करते तो हमें वॉल्यूम ही लेनी रहती है। तो वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई है, आर स्क्वायर हमें सिलेंडर का डायरेक्ट नहीं पता, उनका रेशियो पता है, तो हम वही वाली वैल्यू को भर देंगे, पाई आर स्क्वायर। आर कौन है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा x के साथ, आर स्क्वायर, और h कितना है 27x, ये आ गया सिलेंडर के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ इस तरफ हमने ले ली सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ उस तरफ हमने लेना है कोन। कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन का आर कितना दिया 7, तो 7 स्क्वायर, और कोन की हाइट हमने अभी कैलकुलेट की है, इट इज 24। तो यहाँ पर आ जाएगा, जो चीजें कैंसिल हो रही है वो हम कैंसिल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 49 इंटू 27 आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, 1/3 है, 49 है, 24 है, 49 भी कैंसिल कर देंगे। अब एक्स क्यूब हो गया, नीचे आ जाइए, यहाँ पर ये भी कट रहा है, 3 8 24, तो ऊपर आपके पास 8 आ गया और नीचे 27, यानी एक्स क्यूब का आंसर इतना आ रहा है। तो एक्स का आंसर कितना हो जाएगा, 2 इज क्यूब ऑफ 8 is cube of 2 and 27 is 3, तो x का आंसर आ गया 2:3। तो ये तो अभी रेशियो निकला, हमें टोटल सिलेंडर की हाइट निकालनी है। अब हाइट है कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 27, हमने क्या लिया है x, 27x, तो 27 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 2/3, 3 9 and 9 2 18, तो 18 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ गिवन सिलेंडर। Next question from trigonometry, an inclined plane AC is prepared with its base AB which is under root 3 times its vertical height BC. So let the vertical height BC is equal to x, then this base means AB कितना हो जाएगा, under root 3 times means under root 3x आपके पास आ गया। The length of the inclined plane it is given as 15 centimeter in the question, 15 मीटर सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो पहले तो थीटा लेना है, तो थीटा मीन्स यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो एंगल आपके पास वैसे से मेंशन नहीं किया बट हम थीटा यहीं लेंगे, और कितना बन गया tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है x अपॉन बेस कितना है अंडर रूट 3x, इट मीन आंसर कितना आएगा 1/√3। 1/√3 tan पे कहां पर आता है 30 डिग्री पे, इट मीन थीटा कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में लेंथ ऑफ इट्स बेस AB निकालना है हमने इन नियरेस्ट मीटर, तो बेस निकालना है जिसके लिए हमें पहले x चाहिए होगा, तो हम इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स अब एक बार लिख लेते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर है। अब BC को हमने एज्यूम क्या किया है x है, तो x स्क्वायर है, AB इज अंडर रूट 3x का स्क्वायर है, और AC आपको क्वेश्चन में 15 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज x स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, इट मीन्स 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का हो जाएगा 225, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 4, ये x स्क्वायर का आ गया। अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो वी नो 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 और 4 2 का, तो 15/2 मीन्स 7.5, तो आपके पास x का आंसर आ गया 7.5। अब उसने बोला लेंथ ऑफ इट्स बेस AB इन नियरेस्ट मीटर, तो अंडर रूट में आ रही है आपके पास जो बेस है AB, तो कितना है बेस AB की वैल्यू हमने कितनी ली है अंडर रूट 3 और x कितना है 7.5, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 को आप 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 12.99, लेकिन उसने नियरेस्ट बोला है तो हम 13 मीटर इसको ले सकते हैं, 13 मीटर आ जाएगी। अगर हाँ परपेंडिकुलर की पूछता तो परपेंडिकुलर तो डायरेक्टली BC है, यानी कि 7.5 मीटर हो जाती, बट आपसे बेस की पूछी गई है तो जिसका आंसर आपके पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वेरी सिंपल दिया गया आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो tan की वैल्यू को फिल कर लेते हैं, दिस इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है मैट ए टाइम सिर्फ एक साइड ले सकते हैं, वी हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड। cos स्क्वायर थीटा के जगह पे आइडेंटिटी भर लेते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 यहाँ पर भी है, जब इसको खोलेंगे आप तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपके पास आ रहा है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और माइनस का ही sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किसका sin स्क्वायर थीटा
और cos स्क्वायर थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो गया, दोनों में साइन कॉमन है तो साइन वी कैन टेक कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा अंदर से आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में एक और कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने ऊपर भरा था कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन, अब 1 माइनस कॉस लेंगे तो साइन बन जाएगा। इट मीन्स कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो रिक्वायरमेंट है ही है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे और साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, hence proved. In next question from statistics, the class mark and frequency of data is given in the graph. Already उन्होंने draw करके दिया है. From the graph, find the table showing the class interval and frequency. नॉर्मली आपको पता है कि ग्राफ हम किसके लिए करते हैं, या तो मीडियन के लिए ओजिव ड्रॉ करते हैं या हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं मोड के लिए। लेकिन अब आप यहाँ ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमने मीन कैलकुलेट करना है लेकिन उसका डाटा हमें इस ग्राफ में से निकालना है, तो हमें डॉट्स दिए गए हैं, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो अगर आप उसको देखेंगे कि वो किसका सेंटर बन रहा है आपको पता चल जाएगा। जैसे आपके पास 13 है तो 13 बीच में आया हुआ है, आप अगर क्लास मार्क वाली साइड में जाओगे तो 13 हम क्या लेते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं ना, तो हमारे पास क्लास इंटरवल में क्या आ जाएगा 12 to 14, ये पहले वाले के लिए आ जाएगा जिसका मिड वैल्यू हम लेंगे तो मिड वैल्यू 13 ही बनेगी, हम x के उसमें 13 ही लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ऐसे ही चेंज 14 से 16 हो जाएगा जिसकी मिड वैल्यू 15 है। नेक्स्ट वैल्यू इज फ्रॉम 16 to 18, then 18 to 20, then 20 to 22 और लास्ट तक हमारे को 24 तक दिया हुआ है, तो 22 to 24 यहाँ तक हमने पूरा लेना है। इनके क्लास मार्क वही रहेंगे, इनका 17 हो गया, इनका 19 हो गया, 21 हो गया और 23 हो गया, क्लास मार्क्स वही हैं एक्स जो हैं। और फ्रीक्वेंसी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, 13 पे आप देख रहे हो तो ऊपर 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो 13 पे फ्रीक्वेंसी आपकी बन रही है 8 है। फिर नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको एक भी गलत लिखो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जहां जहां डॉट है बस वही वैल्यूज लेनी है आपने। 3 आ रहा है, 4 देन 5 देन 6, कोई मुश्किल नहीं है देखना वहां से। अब हमें बोला क्या गया है, टेबल शोइंग द क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये भी नहीं दिखाना, ये मैंने आगे के लिए करके रख लिया है, इतना दिखाना है आपको बस टेबल के लिए। नाउ नेक्स्ट उसने बोला मीन कैलकुलेट करो, तो मीन के लिए आपको पता है हमें क्लास मार्क भी चाहिए और अगर हम आपको डायरेक्ट मेथड से नहीं करना, हम इजी मेथड से करना चाहते हैं तो हमें एज्यूम्ड मीन पे आना पड़ेगा। तो एज्यूम्ड मीन के लिए हम इसके अंदर मान लेते हैं कि हमने 19 को एज्यूम्ड मीन मान लिया, तो ए जो है वो हमारे पास एज्यूम्ड मीन 19 आ गया। तो हमारे पास डेविएशन कितनी कितनी आ जाएगी, डेविएशन आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम, जो भी हमारे पास एक्स का आंसर होगा उसमें से हम ए को माइनस करते जाएंगे। तो 13 माइनस 19 यानी कितना आ जाएगा आपके पास -6 आ गया। देन आपके पास कितना आ जाएगा -4 आ गया, नेक्स्ट इज -2 आ गया, 0 इज 19 में तो 0 ही हो जाएगा, देन 2 एंड 4, ये आपके पास आया डेविएशन। अगर आपको और भी शॉर्टकट मेथड पे जाना है इसका नेक्स्ट वाला, तो आप इनको डिवाइड भी कर लेंगे, किसके साथ, एच के साथ, मतलब हम एच निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया आपके पास, क्लास इंटरवल कितना है 2 2 का है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 को करा तो कितना हो गया -3 -2 1 0 1 एंड 2, तो ये हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए हमने ये निकाल लिया कि हमारी इसका एच इतना इतना आया है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप करना है, हम इसको वैसे कई बुक्स में टी से दिखाया हुआ है, अब हम एफ टी निकालने जा रहे हैं। एफ है आपके पास ये और टी ये, तो माइनस कितना हो गया 24, देन यहाँ करा आपने -4, देन -3, देन 0, देन 5 एंड देन 12। अगर आप इनका प्लस करेंगे तो आपके पास सिग्मा एफ टी का आंसर आ रहा है, क्योंकि माइनस के नंबर बड़ा है तो माइनस का ही 14 आपके पास आ रहा है। अब आपने मीन निकालना है, तो मीन का आंसर क्या होता है, सिग्मा एफ टी जो अभी हमने निकाला डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, जो एफ वाली लाइन का आप प्लस करने के बाद निकालोगे। तो एफ वाली लाइन में आपका प्लस करने के बाद कितने नंबर्स प्लस करके आ रहा है 28, ये आ गया। इसको हमने पहले किससे करना है, क्लास इंटरवल जो भी आपने एच माना है या आई माना है, किसी बुक्स में एच है या आई है, उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड किया तभी ये टी निकला है। और लास्ट में फिर हम इसके अंदर वो एज्यूमिंग जो हमने माइनस किया है वो लास्ट में प्लस भी कर देंगे, तभी हमारा पूरा आएगा। अब कितना आ गया -14 आया सिग्मा एफ टी का, सिग्मा एफ का 28 है, 2 हमने डिवाइड किससे किया था, इनका क्लास इंटरवल जो आ रहा है वो 2 आ गया, और फिर लास्ट में हम इसमें एज्यूमिंग जो 19 हमने लिया उसको प्लस कर देंगे। तो अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 14 का इससे करेंगे तो 2 आ गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, यानी कि 19 -1, यानी आपके पास आंसर कितना आ गया 18। तो 18 आपका मीन आ जाएगा, जो गिवन डाटा का ग्राफ दिया गया था उससे हमने पहले डाटा निकाला और फिर हमने उसको कैलकुलेट करके मीन निकाला। गुड क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, द मीन ऑफ दिस रॉ डाटा इज n। तो कौन कौन सा रॉ डाटा जब भी कोमा डाल के दिए होते हैं तो ये रॉ डाटा है 5, 7, 8, 4 एंड m। इसका मीन n है, यानी अगर मैं इन सबको प्लस करूंगी 8 + 4 + m, इनको प्लस करके कितने नंबर हैं ये 5, तो इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है n। ये एक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ इनको प्लस अभी हमें करना भी है, पर पहले एक बार क्वेश्चन से देख लेते हैं। एंड मीन ऑफ दूसरा रॉ डाटा दिया है आपको 5, 7, 8, 4 m एंड n, और इसका मीन गिवन है आपको m। तो इसको भी प्लस करेंगे 5 + 7 + 8 + 4 + m + n डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं 3 और 3 6, इज इक्वल टू इसका मीन क्वेश्चन में गिवन है m। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे, उन दोनों इक्वेशंस को हम नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आपने सॉल्व करना है। तो अब आप पहले वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 वाले को आप सॉल्व करेंगे तो इन सबको प्लस करके आ रहा है 24 + m इज इक्वल टू उधर जाएगा 5n। तो ये आगे आपके पास, चाहे इधर ले आते हैं m की तरफ में ले आए या m की ही वैल्यू ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, -24, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 24 + m + n इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 6m हो जाएगा। तो 24 + 6m उधर जाएगा प्लस n है, और ये कितना हो गया 5m। अब यहाँ पर हम m की ये वाली वैल्यू को ही पुट कर देते हैं ताकि इजी हो जाएगा। तो 24 + n इज इक्वल टू 5, और m का आंसर आपके पास है 5n - 24। खोलेंगे तो 25n - 5 4 20 10 12 120। अब इधर से हमारे पास 24 + n है, उधर लेके जाइए 24n हो गया, इधर लाएंगे तो 144 आ गया। तो n इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 24, यानी आपके पास आंसर कितना आ रहा है इस केस में, डिवाइड करने के बाद n का आंसर आ रहा है 6। तो ये n आ गया आपके पास 6। अब n की वैल्यू को हम यहाँ पर फिल कर देंगे तो 5 और 6 - 24, यानी कि 30 - 24, इट मीन्स अगेन 6। तो m का भी आंसर 6 आ रहा है और n का भी आंसर 6 आ रहा है, आपके पास दोनों का आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल एंड ए रेड मार्बल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग, बैग है, बैग में ब्लू भी हैं, रेड भी हैं और ग्रीन मार्बल भी हैं, 3 कलर्स के हैं, इज 1/3 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। किस किस की दी हुई है आपको, कितनी कितनी, ब्लू की दी है 1/3 और रेड की दी है 1/5। प्रोबेबिलिटी गिवन है, इफ द बैग कंटेन 14 ग्रीन मार्बल्स देन द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं ये हमने बताना है, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग वो भी हमें बताना है। तो पहले हम टोटल नंबर ही निकाल लेते हैं। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने के लिए हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर इसमें से मुझे ग्रीन पता नहीं है, अभी ग्रीन पता ही नहीं है कि कितने हैं, तो ग्रीन मार्बल्स आएंगे कितने, ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से 1/3 और 1/5 की माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 15, 3 5 एंड दिस 3, तो कितना हो गया 1 - 8/15, यानी कि 15 और 15 - 8 आ गया, यानी कि 7/15। अब 7/15 किसका है, जो नंबर में हमारे को पता है कि ग्रीन मार्बल 14 है, तो 7/15 ऑफ, हम मान लेते हैं टोटल नंबर x है, 7/15 ऑफ x इज इक्वल टू 14 है। तो 7/15 ऑफ का मतलब x इज इक्वल टू 14, इट मीन्स x इज इक्वल टू 14 × 15 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 2 और 15 2 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल जो है वो उसके अंदर आ गए। टोटल मार्बल्स आपके पास हैं 30। अब उसने पूछा कितना है नंबर ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल कितने हैं, रेड मार्बल हमारे पास हैं कितने 1/5, तो रेड मार्बल्स आर 1/5 ऑफ 30 टोटल है, तो 1/5 ऑफ 30, 5 6 इट मीन 6 रेड मार्बल्स हैं, 6 रेड मार्बल्स हैं, 14 ग्रीन मार्बल्स हैं, और अगर ब्लू पूछे तो भी माइनस करके हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम जीएसटी द वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है, इफ द टोटल जीएसटी ऑन, दिया हुआ है हमारे को टोटल जीएसटी दोनों के ऊपर, तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं टोटल जीएसटी ऑन व्हीट फ्लोर है प्लस बासमती राइस है, टोटल मिलाकर आंसर आपको क्वेश्चन कितना दिया है, टोटल जीएसटी हमने ₹45 पे किए हैं, तो हमें अभी व्हीट फ्लोर के तो पता नहीं है, तो हम इसकी व्हीट फ्लोर की जीएसटी को एज इट इज लिख लेते हैं, मतलब x% ऑफ जितने भी हमको दिया, क्योंकि उसने x% ही बोला है, तो x% ऑफ व्हीट फ्लोर प्लस यहाँ पर दूसरा कितना आ जाएगा बासमती राइस का, तो वो कितना है 5% ऑफ
180 रुपीज का है, लेकिन उसको हमने साथ में 5 kg से मल्टीप्लाई भी करना है, इज इक्वल टू टोटल 45 है। तो 5% ऑफ 180 निकालोगे तो आपके पास कितना आ गया, दिस इज 90 और 9 आ जाएगा, 9 इंटू 5 मीन्स 45 ही हो गया। तो x% ऑफ ये वाला प्लस 45 इज इक्वल टू 45, तो x% का आंसर कितना हो गया यहाँ पर आपके पास 0। तो यानी व्हीट फ्लोर पे हमें कोई जीएसटी नहीं देनी पड़ रही है। बी पार्ट में है द वैल्यू ऑफ वाई इफ सीजीएसटी पेड फॉर डिटर्जेंट पाउडर इज दिस मच। अब सीजीएसटी इतनी दी हुई है तो फिर इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। यहाँ पर सीजीएसटी के लिए हमें क्या गिवन है, ₹39.60 हमने सीजीएसटी दिया है, तो हमें वैल्यू ऑफ वाई निकालना है। अब वाई किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है जिसमें आपके पास डिटर्जेंट का दिया गया 18%, तो सीजीएसटी दी गई है, तो सीजीएसटी आपको पता है हाफ होती है, तो 18 अगर टोटल है तो ये 9% है, तो 9% ऑफ कितना है 220, टोटल हमारे पास रेट कितना है इसका 220, तो 9% ऑफ 220 आ जाएगा। उसको पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं, तो 9% ऑफ 220 कितना आ गया, 9 to the 18, 1 at the 19, 198 डिवाइड बाई 10 यानी कि 19.8 रुपीज मुझे डिटर्जेंट पे देने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी टोटल उसने कितना बोला, कितनी क्वांटिटी है कि मुझे टोटल जीएसटी देना कितना पड़ रहा है इसके तौर पे, टोटल मैंने जीएसटी पे कितना किया है, इट इज 39.60। तो डिवाइडेड हम इसको क्या करेंगे, हमारा इतना आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको 19.8 से डिवाइड कर देंगे ताकि y निकल जाए। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास y आएगा 2, तो 2 kg की क्वांटिटी हमने डिटर्जेंट की ली है जिस पर जीएसटी हमने इतना पे किया है। सी पार्ट में आपको बोला गया है टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अब यहाँ पर थोड़ा फिर से कैलकुलेशन वर्क है, तो आपने इन दोनों का आंसर अलग से लिख के रख लेना है। नाउ आपको पता है जीएसटी में कैलकुलेशन ही मेन है, तो पहले हम देख लेते हैं ओरिजिनल हमने कितने कितने केजी पे कितना कितना पे किया है। व्हीट फ्लोर पे जीएसटी नहीं दी हमने, तो कितना टोटल पे कर दिया हमने, टोटल अमाउंट हमने कितना 175 प्लस 900 में पूरी स्टेप्स इसमें नहीं लिख रही हूँ, और यहाँ पर हमने 2 kg लिया यानी कि ये हो गया आपके पास 440। इन सबको प्लस करेंगे आपके पास 15 रुपीज आ जाएगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट आपने जितनी ली है। अब जीएसटी कितनी पे करी, इसके ऊपर तो 0 जीएसटी हो गई, फिर इनमें कितनी आ जाएगी, सेकंड वाले में हमने अभी निकाल के रखा था ना कि 45 रुपीज आया था यहाँ पे, तो बासमती राइस पे 45 है। और इसी तरह से सर्फ एक्सेल पे भी हमने निकालना डिटर्जेंट पे, उसने दिया हुआ है हमें इतना दिया था यहाँ पर जितना भी हमने पहले कैलकुलेट किया 39.60, लेकिन वो सिर्फ सीजीएसटी है। अगर 39.60 सीजीएसटी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एसजीएसटी यानी कि डबल आ जाएगा इसका। अब इसका डबल कर लोगे तो आंसर आएगा 79.20, तो यहाँ पर 79.20 इसका भी हो जाएगा। टोटल जीएसटी वाले को अगर आप कैलकुलेट करोगे दिस इज 124.20, तो टोटल अमाउंट हम कितना पे करेंगे आपने अलग अलग दोनों को कैलकुलेट करके दिखाना है। दिस टोटल वैल्यू इज 169.20, तो 1639.20 रुपीज का आप टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं। Now in 79, Amit deposited ₹600 per month, यानी P दिया है in recurring deposit account. The bank pays a simple interest, यानी R दिया है 12% per annum. Calculate the number of monthly installment, यानी N हमने निकालना है। Amit deposits to get a maturity amount of maturity value हमारे को दिया है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं मेच्योरिटी वैल्यू का। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है P इंटू N है, देन उसमें हम प्लस करते हैं P इंटू N, N+1, और नीचे आप यहाँ पर रेट भी आ जाएगा, देन 2 इंटू 12 इंटू 100, ये आपने कैलकुलेट करना है। मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन एज 11826 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपने कितना पे किया है 600 सॉरी, और n का हमें पता ही नहीं है, फिर यहाँ पर 600 n आ जाएगा, लेकिन साथ में n+1 भी आएगा। रेट आपको क्वेश्चन में 12% पर एनम दी हुई है, तो रेट आ गया 12%। आपके पास 2 इंटू 12 इंटू 100 हो गया, जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं वो यहीं पे कैंसिल कर देंगे, 100 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया। ये तो 600 n है, यहाँ पर 3 आ गया, और n और n+1 को करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन के लिए स्टेप्स को थोड़ा रिड्यूस हम कर सकते हैं। अब इसमें से हमें क्वाड्रेटिक निकालनी है, क्या क्वाड्रेटिक निकल सकती है, यहाँ से 3n स्क्वायर है प्लस 3n है और ये 600n भी है, तो टोटल मिलाकर 3n स्क्वायर हो गया, 600 और ये 603n हो जाएगा, और उसको इधर लाएंगे तो -11826 और इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी, जिसमें से हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 201n माइनस 3 9 हो जाएगा, 28 3 9 27, देन 3 4 2 इक्वल टू 0। अब हमें
3942 के फैक्टर्स बनाने हैं जिससे 201 भी आ जाए। तो ये पहले 2 से कट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 1 जार, 2 9 जार, 2 7 जार, 2 1 जार। अब ये 3 पे जा रहा है, क्यों जाएगा, 7 + 1 8 है, 9 है और 9 और 9 18 है। अगर कोई भी मल्टीपल बनता है जो 8 3 के टेबल पे आ रहा है, तो इट मींस वो नंबर जो प्लस करने के बाद जो बन रहा है वो मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा 3 से। तो ये 3 6 18 हो गया। फिर यहाँ पर कितना बना, 17 17 मीन्स फिर से 3 5 15 एंड 21 657 आ जाएगा आपके पास। अगर आप करते जाएंगे तो फिर एक बार और 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 219 आएगा। फिर आपके पास एक बार और 3 पे जाएगा तो 73 आ जाएगा, लेकिन 73 प्राइम नंबर आ गया। तो मीन्स हमें इसी में से देखना है कि क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। तो अगर हम करेंगे 73 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 219 आ रहा है, तो 73 और 3 हमने यूज कर लिए हैं। 3 3 9 9 2 18 हम ले लेंगे। 219 में से 18 माइनस करोगे तो आपके पास 201 भी आ जाएगा, यानी इसके फैक्टर्स मिल गए हमारे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो यहाँ 201 है, तो आप इसको कैसे स्प्लिट किया, 219n माइनस 18n। वैसे भी आपको अगर थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी ही है, तो आपके पास यहाँ n का जो आंसर होता है वो 12 18 24 इसी तरह से आते हैं। तो ये चीज आप ऐसे भी स्प्लिट करने में थोड़ा सा चेक कर सकते हो। इक्वल टू 0, यहाँ पर n आ गया, n + 219 आ गया, फिर -18 कॉमन लिया, n + 219 आ गया, इक्वल टू 0। यानी कि माइनस वाला तो हमने लेना नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, तो n = 18। यानी उसके पास 18 मंथ के मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए उसने 18 इंस्टॉलमेंट्स पे करी हैं। नाउ बी पार्ट में पूछा जा रहा है टोटल इंटरेस्ट पेड का है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है, I = जितना इसका आया है, लेकिन उससे पहले टोटल अमाउंट हमने डिपॉजिट कितना कराया, तो हम पहले सी पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। P × n मैंने डिपॉजिट करवाया तो 600 है और 18 इंस्टॉलमेंट दी हैं, तो 18 6 आपके पास कितना आ जाएगा, 10800। इतने रुपीस का अमाउंट मैंने डिपॉजिट खुद का करवाया है। तो इंटरेस्ट कितना आया, टोटल इतना मिल रहा है, ये माइनस कर देंगे तो यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट = 11826 में से 10800 माइनस कर देंगे, तो 26 1 और यहाँ पर 0 1026। तो ₹1026 का आपके पास जो था वो टोटल इंटरेस्ट आपको मिला है वहां से बैंक से। तो ये आपके पास इंटरेस्ट आ गया। हमने सी पार्ट पहले कैलकुलेट किया, उसमें से माइनस करके निकालना इजी रहेगा, इसलिए बाद में बी पार्ट को कैलकुलेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम शेयर एंड डिविडेंड। अमन हैज 500 शेयर्स, ₹100 मतलब फेस वैल्यू शेयर की दी है, ऑफ ए कंपनी कोटेड एट ₹120 यानी मार्केट वैल्यू दी है, पेइंग ए 10% डिविडेंड दिया है। When the share price rises to 120 थी पहले और अब कितनी हो गई 200 ईच, he sells all his share। तो यहाँ से हमारे पास सेल प्रोसीड निकल जाएगी, हमें नंबर ऑफ शेयर भी पता है और 200 है, तो पहले स्टार्ट ही कर देते हैं। सेल प्रोसीड उसने फर्स्ट पार्ट में हमारे से सिर्फ सेल प्रोसीड ही पूछा है, तो सेल प्रोसीड मींस आपने कितने का होने पे बेचा है, 200 का बेचा है, और नंबर ऑफ शेयर आपको डायरेक्टली गिवन था कि 500 है और फिर 200 हो गए, तो कितना आ गया 10 और उसके आगे 1 2 3 4 इतनी जीरोज आ गई, यानी ये कितना हो गया लगभग 1 लाख रुपीस हो गया। तो आपने इतना सेल प्रोसीड इकट्ठा कर लिया है। बी पार्ट में पूछा गया है इन्वेस्टमेंट इन ₹10 12% शेयर एट ₹25। कितने इन्वेस्टमेंट किया है, वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। ही इन्वेस्ट हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स इन, इस वाले शेयर पे उसने हाफ लगाए हैं, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ सेल प्रोसीड कितना हो गया, इसका हाफ यानी कि 5, और कितना रह गया 1 2 3 4 यानी कि 50,000 रुपीज उसने इस वाले शेयर में इन्वेस्ट कर दिए हैं। ओरिजिनल इनकम कितनी हुई थी, ओरिजिनल इनकम को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओरिजिनल इनकम कितनी आ गई, इनकम यानी आपको पता ही है जो हमने अपनी वीडियो में भी बहुत बार फॉर्मूला किया हुआ है, NRF। एन कितना है, नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर 500 है। रेट ऑफ डिविडेंड आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में 10 दी हुई है, NR, और F मतलब फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू भी 100 है, डिवाइडेड बाय 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5000 का आपके पास ओरिजिनल जो इनकम है वो 5000 की आ गई है। तो ये 3 पार्ट तो बहुत सिंपल ढंग से दिए गए हैं। इन डी पार्ट वी नीड अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी हमारे पास 2 इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें उसने अमन ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जो सेल प्रोसीड के आए हैं। तो आए कितने कितने हैं, यहाँ से हमने देख लिया था 50,000 आए हैं, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि दोनों साइड में उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हैं। तो 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए मीन्स अमन ने, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो फर्स्ट केस में मार्केट वैल्यू इज 25, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे 25 2 मीन्स 2000। तो यहाँ से आपकी इनकम कितनी हो गई ए वाले शेयर से, NRF
n मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2000 और इस केस में आपके पास डिविडेंड कितना आया है 12% और फेस वैल्यू है 10 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 2 मीन्स 2400, तो 2400 रुपीज का इनकम फर्स्ट वाले में से आ जाएगा। सेकंड केस में हम नंबर ऑफ शेयर्स जब निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो वही हमारे पास 50,000 की रही है, लेकिन यहाँ पर मार्केट वैल्यू आपकी चेंज हो गई है, मार्केट वैल्यू इज नाउ 500। तो 500 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर हो गए आपके पास 100 और यहाँ से इनकम कितनी आ जाएगी, अगेन n यानी नंबर ऑफ शेयर, r यानी रेट ऑफ डिविडेंड विच इज 9% गिवन इन दिस क्वेश्चन and f is face value which is 400 in this question and divided by 100, so it means 3600, 9 into 4 3600। तो टोटल इनकम उसकी यहाँ पर इन वाली प्रोसीडिंग दोनों इनकम ए और बी से मिलाकर कितनी आई है 2400 प्लस 3600, इट मीन्स ये कितना हो गया 6000, तो रुपीज 6000 की टोटल इनकम आई है। बट क्वेश्चन आज चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम टोटल कितनी हो जाएगी इस केस में, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू पहले कितनी थी 5000, तो अब हो गई ये 6000, तो 6000 माइनस 5000 इट मीन्स रुपीज 1000 का आपके पास चेंज इन इनकम आया है। यहाँ पर ये आंसर मेरा आपका आंसर किसे मैच नहीं कर रहा है, तो प्लीज चेक योर कैलकुलेशन ऑल्सो while solving this question. With this, I conclude my today's video. Hope the solutions given by me help you, and you have to watch another part in which I will solve further questions from the same paper. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing, and subscribe to my channel. And please don't forget to press the bell icon. Thank you.